नमस्कार, मैं हूं अमीश देवगन और मेरे साथ आज बेहद खास मेहमान हैं जो मेयर से मुख्यमंत्री तक पहुंचे और हम कह सकते हैं 2019 के लोकसभा चुनाव में नारा था कि दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र होंगे और हमारे साथ देवेंद्र फडणवीस हैं, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री। तो देवेंद्र फडणवीस जी, ये हम मान सकते हैं ये चुनाव आपके लिए इस समय सबसे बड़ी चीज है, लेकिन उससे भी बड़ी चीज है 2019 में नरेंद्र मोदी का मैंडेट और उसके बाद आपका चुनाव। जी बिल्कुल सही है। देखिए 2019 में जिस समय मोदी जी को एक डिसाइसिव मैंडेट मिला और लोगों ने एक नया रिकॉर्ड इस देश में तैयार किया, उसी समय यह तय हो गया था कि आने वाले समय में महाराष्ट्र में भी एक डिसाइसिव मैंडेट लोग देंगे, क्योंकि लोकसभा के चुनाव में मोदी जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में 41 सीटें हमने जीती है, 48 में से 41 सीटें। और अब मैं ऐसा मानता हूं, मैं कोई सीटों के बारे में प्रेडिक्शन नहीं करना चाहता, पर एक अप्रत्याशित अनप्रेसिडेंटेड इस प्रकार की जीत इस बार हमको हासिल होगी। मैंने ये सवाल आपसे इसलिए पूछा क्योंकि ये चुनाव आपके लिए सबसे महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि हर चुनाव महत्वपूर्ण होता है, क्योंकि नरेंद्र मोदी की बड़ी धमाकेदार वापसी हुई है। तो दिल्ली में नरेंद्र मोदी की धमाकेदार वापसी हुई और क्या महाराष्ट्र में देवेंद्र फडणवीस की धमाकेदार वापसी होगी, ये एक क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि ओपिनियन पोल आपको एक एज दिखा रहे हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि एक बड़ी पिछली बारी से ज्यादा सीटों के साथ आपकी वापसी होगी? बिल्कुल, पिछले बार से काफी ज्यादा सीटें मिलेगी और बहुत धमाकेदार वापसी होगी। राम मंदिर पर सुनवाई लगभग अब पूरी हो चुकी है। अगले 22 दिनों में नहीं तो 24 दिनों में इस पे फैसला आएगा। बतौर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री, बतौर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के स्वयंसेवक, आप क्या सोचते हैं? नहीं, मैं तो बतौर राम भक्त सोचता हूं कि फैसला राम जी के फेवर में आएगा और राम जी का मंदिर बनेगा। मैं ये इसलिए कह रहा हूं, मैं एक अधिवक्ता भी हूं और कोर्ट के प्रोसीडिंग्स मैंने बहुत करीब से देखे। रोज मैं पढ़ता था, उसको फॉलो करता था, और जिस प्रकार के डेलिब्रेशन कोर्ट में हुए हैं, जिस प्रकार के कागजात कोर्ट के सामने आए हैं, एविडेंस कोर्ट के सामने आए हैं, और जिन 3-4 मुद्दों पर, क्योंकि टाइटल सूट है, ये कोई हिंदू मुस्लिम विवाद नहीं है, पर 100 करोड़ हिंदू की आस्था का विषय ये टाइटल सूट है। इस टाइटल सूट में जिस प्रकार की बातें सामने आई है, मेरा 100% एक अधिवक्ता के रूप में भी ये मानना है कि ये सारा मसला राम जी के पक्ष में ही जाएगा, और एक राम भक्त के रूप में ये मेरी पूरी आस्था है, पूरी आस्था है। तो मैं एक सवाल मैं आपसे पूछना चाह रहा हूं, क्या ये सिर्फ बीजेपी के लिए टाइटल सूट है या फिर ये आस्था का भी विषय है? क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, जब से मैं बीजेपी का मैनिफेस्टो पढ़ना शुरू करा है 19-20 साल से, हर मैनिफेस्टो में टॉप एजेंडे में रहता है राम मंदिर बनाना। ये केवल भारतीय जनता पार्टी नहीं, ये करोड़ों हिंदुओं की आस्था का विषय है। सवाल यह है कि अगर वहां पर राम जन्मभूमि है, राम जी का मंदिर था, उसको तोड़कर अगर इस प्रकार से एक ढांचा तैयार हुआ था जी, तो आज वो जमीन वापस राम जी को मिलनी चाहिए, और वहां पर रामलला का मंदिर बन चुका है। 6 दिसंबर 1992 की रात को रामलला का मंदिर वहां बना। वो छोटा है, एक भव्य मंदिर बने जिसमें करोड़ों हिंदू जा पाए। मंदिर से निकलकर बात करते हैं पॉलिटिकल मुद्दों की। महाराष्ट्र में राष्ट्रवाद कितना बड़ा मुद्दा है? क्योंकि धारा 370 हटाने के बाद भारतीय जनता पार्टी को लग रहा है कि अब हमारी मुट्ठी में यह चुनाव है। देखिए, धारा 370 अगर किसी को लगता होगा कि यह सिर्फ कश्मीर का मसला है, तो ये बिल्कुल गलत है। ये देश का मसला था। देखिए, कश्मीर में आतंकवादी अगर पलते हैं तो क्या देश पर उसका असर नहीं होता? मुंबई में जब बम विस्फोट होते हैं तो उसका कनेक्शन कहां जाता है? पाकिस्तान जाता है, कश्मीर में जाता है। जब हैदराबाद में बम विस्फोट होते हैं, जब पूना में बम विस्फोट होते हैं, जब बंगलोर में बम विस्फोट होते हैं, अलग अलग जगह जब बम विस्फोट होते हैं, तार कहां जुड़ते हैं?
पर एक ही जगह जुड़ते हैं। पर एनसीपी का कहना है, कांग्रेस का कहना है कि महाराष्ट्र में 370 को उठाकर, राहुल गांधी का भी कहना है कि 370 को उठाकर भारतीय जनता पार्टी रियल मुद्दों से ध्यान हटकाना चाहती है। अमित शाह, नरेंद्र मोदी और देवेंद्र फडणवीस का यही प्रयास है। नहीं, मैं तो आपको बहुत साफ शब्दों में कहता हूं कि 370 ये विषय जो है ये भारतीयों की आस्था का विषय है और 370 का हटना जी, ये देश ने इसको सिर पर लिया है। अब कांग्रेस एनसीपी क्यों कहती है पता है? क्योंकि पूरा देश जब 370 को हटाने के लिए लालयित था, पूरा देश उसको सपोर्ट कर रहा था, उस समय इस देश के हित में कांग्रेस एनसीपी ने वोटिंग करनी चाहिए थी, 370 को हटाने का समर्थन करना चाहिए था, लेकिन ये राजनीति में फंसे रहे और इन्होंने 370 को हटाने का विरोध किया। और अब जब इनका नकाब उतर चुका है, असली चेहरा सामने आया है, तो हम 370 की बात करते हैं तो इनको बड़ा काटा चुभता है। हम 370 की बात करते हैं तो इनको बड़ा डर सा लगता है कि जनता में हमारी इमेज क्या जाएगी। राहुल गांधी परसों आए थे, उनकी तो कैसेट अभी भी राफेल पे अटकी है। अगर 370 का तो महाराष्ट्र के साथ संबंध इसलिए है कि देश का मसला है 370, लेकिन महाराष्ट्र के चुनाव से राफेल का क्या संबंध है? तो राहुल गांधी राफेल बोल दे महाराष्ट्र के चुनाव में तो बहुत अच्छा है, और हम 370 कहे तो इनको बड़ा दर्द होता है। सावरकर को आपने बोला हम भारत रत्न दिलवाने का पुरजोर उसकी वकालत करेंगे, लेकिन मनीष तिवारी कांग्रेस के नेता, उसके अलावा कांग्रेस के कई और बड़े नेताओं ने सवाल खड़े कर दिए कि सावरकर को आप कैसे दिलवा सकते हैं भारत रत्न। इन्होंने चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए साहब, डूब मरना चाहिए। अरे स्वातंत्र वीर सावरकर और उनके परिवार ने इस देश के लिए जो बलिदान दिया है, अगर इनको वो पता नहीं होगा, अगर वो इतिहास इन्होंने देखा नहीं होगा। महात्मा गांधी के हत्यारे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है, हमारे देश में जितने क्रांतिकारी हुए उन सब क्रांतिकारियों ने प्रेरणा ली स्वातंत्रवीर सावरकर से। जिस प्रकार के उन्होंने अत्याचार सहन किए, साहब दूसरा कोई व्यक्ति होता तो मर जाता। कितने वहां लोग पागल हो गए, कितने लोग मर गए। हम जरूर देंगे, 100% देंगे। हम केंद्र सरकार के पास जाएंगे और भारत के महान सपूत, भारत के महान क्रांतिकारी, भारत के क्रांतिकारियों को प्रेरणा देने वाले स्वातंत्रवीर सावरकर को भारत रत्न मिलना ही चाहिए। आरोप लग रहा है कि आप अपने विरोधियों के पीछे पड़ जाते हैं, किसी के पीछे ईडी लगा देते हैं, किसी के पीछे सीबीआई लगा देते हैं। लेटेस्ट एग्जांपल शरद पवार हैं, प्रफुल्ल पटेल हैं। देखिए, एक कहावत है जी, कुछ लोग नखून कटाकर शहीद बनते हैं जी, इस प्रकार से नाखून काटकर शहीद बनने की कोशिश कर रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा 5 दिनों में एफआईआर दाखिल कीजिए। उसके खिलाफ अजित पवार सुप्रीम कोर्ट गए, सुप्रीम कोर्ट ने कोई रिलीफ नहीं दी। उसके चलते 5वें दिन एफआईआर दाखिल हुआ। जब फाइनेंशियल फ्रॉड और मनी लॉन्ड्रिंग का एफआईआर दाखिल होता है तो डायरेक्टली वो ईडी में जाता है। ईडी को ओरिजिनल ज्यूरिसडिक्शन ईडी को नहीं है, एफआईआर या ईसीआर में वो कन्वर्ट करते हैं। वो ईसीआर में उन्होंने कन्वर्ट किया, इसलिए वहां पर पवार साहब का भी नाम आया। उसकी केंद्रीय गृह मंत्री, आपके प्रवक्ता, आपके नेता, आपके मंत्री सब प्रफुल्ल पटेल के आजकल पीछे, वो कह रहे हैं इकबाल मिर्ची के साथ इनके संबंध है, इनके दाऊद इब्राहिम के साथ संबंध बिल्कुल है। बिल्कुल सही बात है। देखिए, जैसे ये बात है वैसे वहां पर एक ईडी ने छापा मारा। ये छापा मारने के बाद उसमें जो कागजात निकले, उस कागजात में एक कागजात उनके हाथ में ऐसा लगा जिसमें इकबाल मिर्ची के परिवार के साथ सीधा सौदा इन्होंने किया। और वो भी कब किया? जब मिनिस्टर थे। ये कैसे संभव है? इतनी बड़ी डील ये प्रफुल्ल पटेल जी करे और पवार साहब को मालूम ना हो। एक आरोप है पूरी भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कि दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र तक आप लोग विपक्ष को मजबूत नहीं रहने देना चाहते। इस आरोप में कितना दम है? राजा लोग जब विपक्ष में चले जाते हैं तो जनता की आवाज नहीं बन सकते, क्योंकि राजसी व्यवहार की इनको इतनी आदत है, जनता के लिए सड़क पे उतरना पड़ता है। साहब, आप मुझे बताइए, पिछले 5 वर्षों में महाराष्ट्र हो चाहे देश हो, एक आंदोलन ढंग से कांग्रेस पार्टी ने किया? दिखाइए। अगले सवाल से पहले 2 लोगों के बयान का जिक्र बेहद जरूरी है। आपको मैं सुनाता हूं।
पढ़कर। संजय राउत ने कहा, कुछ तकनीकी कारणों से चंद्रयान 2 चांद पर लैंड नहीं हो सका, लेकिन हमारा सूर्ययान यानी आदित्य ठाकरे लैंड करेंगे और 21 अक्टूबर को मंत्रालय के 6ठे फ्लोर यानी मुख्यमंत्री कार्यालय तक जरूर पहुंचेगा। अब इसका मैं बतौर पत्रकार क्या अर्थ निकालूं? यही निकालूंगा कि आदित्य ठाकरे सीएम पद की रेस में है। सपने देखने का अधिकार सभी को है, क्या फर्क पड़ता है? देखिए, शिवसेना में आधिकारिक तौर पर बोलने का अधिकार एक ही व्यक्ति को है, उस व्यक्ति का नाम है श्रीमान उद्धव जी ठाकरे। बाकी सारे लोग बोलते रहते हैं। उन्होंने भी नहीं, मैं आपको बताता हूँ, लोग अपने मार्क्स बढ़ाने के लिए बोलते हैं। अगला उद्धव ठाकरे साहब का ही बयान है, मैं बाला साहब ठाकरे को मैंने जुबान दी थी कि एक दिन शिवसेना का सीएम होगा, और यह बयान चुनाव से ठीक पहले दिया गया है। हाँ, इस बयान में क्या गलत है? उन्होंने ये तो नहीं कहा कि आज होगा, उन्होंने ये तो नहीं कहा कि इस बार होगा। उन्होंने ये कहा कि मैंने बाला साहब ठाकरे को जबान दी है कि एक ना एक दिन शिवसेना का सीएम होगा। बिल्कुल ठीक बात है। वो पार्टी कोई खाली पीली तो चलाते नहीं है, पार्टी तो हम भी चलाते हैं, वो भी चलाते हैं, तो इसके लिए चलाते हैं कि हमारा सीएम बने। अमित शाह ने जो इंटरव्यू दिया है हमारे ग्रुप एडिटर राहुल जोशी को, उसमें उन्होंने बोला है कि डिप्टी सीएम का फैसला देवेंद्र फडणवीस और उनकी टीम करेगी। क्या कहना चाहते हैं आप इस पर? नहीं, बिल्कुल ठीक बात है। देखिए, डिप्टी सीएम का जहां तक फैसला है, लोकसभा चुनाव से पहले जिस समय हमने लोकसभा में अलायंस किया था, उस समय भी हमने शिवसेना को कहा था कि अगर आपको चाहिए तो आप डिप्टी सीएम ले लीजिए। उसके बाद हमारा मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तब भी हमने उनको कहा था, लेकिन उन्होंने उस समय बनाया नहीं। तो इसलिए ये चीजों के लिए हम ओपन है, इस पर चर्चा करके निर्णय करेंगे। बीजेपी के मैनिफेस्टो में अर्थव्यवस्था पर खासा फोकस है। ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी का रोड मैप है, 5 साल में 1 करोड़ नौकरियों का भी वादा है। क्या आपको लगता है कि ये वादे सिर्फ मैनिफेस्टो में रहेंगे? क्योंकि नौकरियों पर एक सवाल है, और इस देश का युवा, महाराष्ट्र का युवा भी चाहता है कि उसको नौकरी मिले, और हमारे चैनल के माध्यम से महाराष्ट्र के युवा आपको सुन रहे होंगे। देखिए, पहली बात तो यह है कि अगर पिछले 5 साल आप देखें तो महाराष्ट्र ने रोजगार में देश में पहला नंबर लिया है। देश में जितना रोजगार पैदा हुआ उसमें से 25% महाराष्ट्र में हुआ है, और इसलिए हमने ये तय किया है कि अगले 5 सालों में 1 करोड़ रोजगार के अवसर हम तैयार करेंगे। आपकी जो धर्मपत्नी है वो संगीत की बहुत शौकीन है, बहुत गाती भी है, और आप अच्छे श्रोता भी हैं। मैंने एक आपके इंटरव्यू में पढ़ा था कि आपने बोला मैं बहुत अच्छा श्रोता हूं, लेकिन मैं गाता नहीं हूं। क्या आपको लगता है कि एज अ पॉलिटिशियन आप एक यंग सीएम हैं, महाराष्ट्र की जनता के लिए एक नया प्रयोग था? क्योंकि कई बार विपक्ष ने इस पर कुछ तंज भी कसने की कोशिश करी। इतना यंग सीएम या उसकी पत्नी को देखा नहीं था, तो कुछ लोगों को आश्चर्य भी हुआ, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि बाय एंड लार्ज महाराष्ट्र ने इसको बहुत अच्छे से स्वीकारा। बहुत सीरियस सवाल है, और ये है पीएमसी बैंकों के जो खाता धारक है उनके लिए। बहुत लोग परेशान हैं, कई लोगों का निधन भी हो गया। बतौर मुख्यमंत्री क्या कहना चाहते हैं? जो राज्य सरकार के अख्तियार में है उसमें ईओडब्ल्यू ने कंप्लेंट रजिस्टर की है, उनको अरेस्ट की है, उनकी संपत्ति भी हम लोग जब्त कर रहे हैं। मैं केंद्र सरकार के पास जा रहा हूं, आदरणीय फाइनेंस मिनिस्टर मैडम होंगी या प्राइम मिनिस्टर साहब होंगे, इनको मिलकर मैं ये दरखास्त करने वाला हूं कि जितनी भी क्षमता केंद्र सरकार के पास हो, जिस प्रकार की भी अधिकार केंद्र सरकार के पास हो, चाहते हैं कि इनको सोल्यूशन थोड़ा जल्दी मिले। जी, ये केंद्र सरकार इसमें इंटरवीन करे। आपकी हम एक तस्वीर निकाल के लाए हैं बड़ी पुरानी, आपको थोड़ी हैरानी होगी, मैं आपको देता हूं। ये एक तस्वीर है, ये दूसरी है। ये आप मॉडलिंग कर रहे हैं क्या? क्या इसको देखकर कुछ याद आता है आपको? मेरे एक मित्र है, वो बहुत अच्छे फोटोग्राफर है, मॉडलिंग भी करवाते हैं, पोर्टफोलियो लोगों के तैयार करते हैं। एक दिन उन्होंने मुझे कहा कि मुझे आपका पोर्टफोलियो तैयार करना है। मैंने कहा चलो भाई, कोई बात नहीं, आप निकाल लो। तो वो अलग अलग कपड़े वपड़े लेकर आए, और ये अलग अलग मेरे पोज में मेरे फोटोग्राफ्स उन्होंने निकाले, फिर मुझे दिखाए। फिर 2 दिन बाद उनका फोन आया कि अभी मैंने ये जानबूझकर आपके फोटोग्राफ निकाले हैं, एक ब्रांड के लिए निकाले हैं, उन्हीं के कपड़े मैंने आपको पहनाए हैं, और अभी हम इसको एडवर्टीजमेंट में इस्तेमाल करने वाले हैं। मैंने उनको यही कहा, मैं एमएलए हूं, मेरी जनता कहेगी कि ये हमारा एमएलए कोई पागल तो नहीं हो गया, अभी ये मॉडलिंग वॉडलिंग कर रहा है। उसने कहा नहीं, मैं तो ये करूंगा ही। तो मैं
मेरा मोबाइल बंद करके और बाहर गांव चला गया और 2 दिन मैंने मोबाइल ही नहीं शुरू किया, ये डर से कि लोग क्या कहेंगे। 2 दिन बाद जब मोबाइल शुरू किया तो फोन आने शुरू हुए और लोगों ने बहुत अच्छा रिएक्शन दिया। तो ये थी हमारी बेबाक बातचीत, एक्सक्लूसिव बातचीत महाराष्ट्र के सीएम देवेंद्र फडणवीस के साथ।